आगे हमको पढ़ना विद्युत क्षेत्र। क्या होता है ये विद्युत क्षेत्र? मान लीजिए कोई आवेश है, मतलब ये आवेश है, तो इस आवेश का एक क्षेत्र होगा। मान लीजिए ये क्षेत्र है इसका। अब चारों ओर का ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जब हम कोई अन्य आवेश लाएंगे, मान लीजिए कोई अन्य आवेश हम ये ला रहे हैं, अगर वो आवेश यहाँ पर है अन्य आवेश, तो ये उसके क्षेत्र के बाहर है। तो अगर उस आवेश के क्षेत्र के बाहर होगा अन्य आवेश, तो उस पे कुछ नहीं होगा, मतलब कि उस पर कोई सा भी बल नहीं लगेगा। जैसे ही ये जो आवेश है ये इसके क्षेत्र में आता है, यहाँ कहीं भी आता है सराउंडिंग में, तो ये कुछ आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। वो डिपेंड करता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है। तो कहने का मतलब इसकी जो डेफिनेशन है विद्युत क्षेत्र की, वो ये है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश लाने पर वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करने लगता है, उसी को बोलते हैं उसका विद्युत क्षेत्र। ठीक है। ऐसा ही चुंबक में होता है। चुंबक का एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। हाँ, उसमें अगर आप लाते हो किसी अन्य चुंबक को, तो वो आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है उसमें। तो समझ में आया विद्युत क्षेत्र क्या है? तो ये जो दिख रहा है आपको, ये इसका, इस आवेश का विद्युत क्षेत्र है। इस एरिया में हम कहीं पर भी अगर कोई अन्य आवेश लाते हैं, तो वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। उसी को बोलेंगे उसका, उस आवेश का विद्युत क्षेत्र। समझ पा रहे हैं आप? क्लियर है? क्लियर है? चलिए भैया, आगे चलते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, कोई आवेश है उसका अब एक विद्युत क्षेत्र होगा। तो ये देखिए, ये मान लीजिए इसका विद्युत क्षेत्र है। तो इस विद्युत क्षेत्र में के किसी भी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के कोई से भी बिंदु पर देखें, मान लो ये बिंदु, मान लो ये कहीं पर भी, तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर हमको अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो उस बिंदु पर हम क्या करते हैं, एकांक धनावेश रख देते हैं। क्या रख देते हैं? मान लीजिए इस बिंदु पर निकालना है हमने, तो इस पे हम प्लस क्यू आवेश रख देंगे, एकांक धनावेश। और ये जो एकांक धनावेश है, इस एकांक धनावेश पर जो बल लगेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को हम बोलेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये भी उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश पर जो लगने वाला जो बल है, उसी को हम बोल रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर? और इसी के आधार पर हमारा फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, E बराबर एफ अपॉन क्यू। क्यू, हाँ, क्यू मतलब एकांक आवेश, और एफ मतलब बल, लगने वाला बल, और ई मतलब है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो तीव्रता बराबर हो गया बल बटे आवेश। क्लियर है? तो हम अब आराम से इसका मात्रक निकाल सकते हैं। एम के एस मात्रक आपको पता है, बल का क्या होता है, फोर्स का न्यूटन, और आवेश का क्या होता है, कूलम। तो न्यूटन अपॉन कूलम हो गया एम के एस। सीजीएस क्या हो जाएगा, न्यूटन का डायन, और कूलम का स्टेट कूलम। तो ये मात्रक भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी आप याद रखना। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। विद्युत, अब इस आगे है एमकेएस पद्धति में तीव्रता। अब एमकेएस पद्धति में तीव्रता का एक और सूत्र होता है। अब इसमें भी डिपेंड करेगा माध्यम क्या है, तो माध्यम में देखेंगे, दोनों माध्यम में। तो पहले देख रहे हैं हम वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में, और एमकेएस पद्धति में देख रहे हैं तीव्रता। तो इसका फॉर्मूला होता है ई बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या होता है? 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और माध्यम में एमकेएस पद्धति, माध्यम में तीव्रता का सूत्र होता है, वो क्या होता है? ई बराबर 1/4πε0
और स्मॉल के, क्यू अपॉन स्मॉल के आर स्क्वायर। तो ये स्मॉल के जो है माध्यम का परावैद्युतांक ऐड हो जाएगा इसमें, ध्यान रखना। और आपको अच्छे से पता है सीजीएस में आगे वाला जी हट जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हट जाएगा। अगर मैं बोलूं कि सीजीएस पद्धति वायु या निर्वात में निकाल के बताइए तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वेरी गुड। ई बराबर क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और माध्यम में ईएम क्या हो जाएगा, इसको हम ईएम बोल सकते हैं, इसको ई ए बोल सकते हैं। एयर के लिए ए लेंगे, माध्यम के लिए एम लेंगे, मीडियम के लिए। तो क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, ई बराबर क्यू अपॉन स्मॉल के आर स्क्वायर। ये स्मॉल के है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है विद्युत बल रेखाएं। क्या है? विद्युत बल रेखाएं। तो देखिए विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। विद्युत बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र जो होता है, विद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं। कैसी होती हैं? काल्पनिक रेखाएं होती हैं। और इनका काम क्या होता है, ये क्या करती हैं, एकांक धनावेश के मार्ग को बताती हैं या प्रदर्शित करती हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत बल रेखाएं। रियल नहीं होती, ये वास्तविक काल्पनिक होती हैं, ठीक है। और किसको दिखाती हैं, ये एकांक धनावेश के मार्ग को बताती हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? आगे है। अब देखिए विद्युत बल रेखाएं कुछ ऐसी होती हैं, देखो मैं बता देता हूँ। ये मान लीजिए प्लस आवेश है और ये माइनस। तो इनका जो स्ट्रक्चर है, ये प्लस पे क्या करती हैं, ये प्लस से निकलती हैं। प्लस से क्या करती हैं, अंदर से बाहर की तरफ निकलती हैं, ठीक है, या प्लस से प्रारंभ होती हैं। ये धनावेश से ये निकलती हैं और ऋणावेश पर खत्म होती हैं, ठीक है। और ये भी आपको ध्यान रखना है, ऋणावेश में ये अंदर की तरफ जाती हैं, मतलब बाहर से अंदर की तरफ। अंदर की तरफ, ये एरो के निशान दिख रहे हैं आप, यहाँ पे अंदर की तरफ है। समझ पा रहे हैं आप? ये इसको खुला वक्र बोलते हैं, हम खुला वक्र बनाती हैं। आगे हमारा टॉपिक भी है विद्युत बल रेखाओं की विशेषताएं। तो ध्यान रखना, ये बल रेखाएं क्या करती हैं, धनावेश से बाहर की ओर निकलती हैं और ऋणावेश में अंदर की ओर जाती हैं। आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में। और ये बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, या काटेंगी भी तो अनंत पे काटती हैं। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो विद्युत बल रेखाएं परस्पर जो होती हैं समांतर होती हैं। कैसी होती हैं? समांतर। हाँ, पैरेलल होती हैं, वेरी गुड। तो इसकी विशेषताएं भी देख लो। विशेषताएं भी वही हैं, यह बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं या अनंत पर जाकर काटती हैं, अर्थात विद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। और आपको पता है दो समांतर रेखाएं आपस में कभी नहीं काटती हैं, या काटेंगी तो अनंत पर काटती हैं। ऐसे जो दो समांतर रेखाएं होती है ना, तो मान लो ये दो समांतर रेखाएं, ये आपस में कभी नहीं काटेंगी, ये काटेंगी तो अनंत पे काटेंगी, ठीक है। ऐसा ही इनमें होता है। अगला है, ये बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं या बाहर की तरफ, और ऋणावेश में अंदर की तरफ जाती हैं। और तीसरा है कि ये खुला वक्र बनाती हैं, विद्युत बल रेखा। ध्यान रखना, विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं, और हम आगे बताएंगे चुंबकीय बल रेखाएं वो बंद वक्र बनाती हैं। चलिए आगे, अगला टॉपिक है हमारा विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव, अब इसको अच्छे से समझ लेना, इससे क्वेश्चन भी आते हैं बहुत ज्यादा। विद्युत द्विध्रुव, पहले नंबर तो आपको यही समझना है कि विद्युत द्विध्रुव होता क्या। विद्युत द्विध्रुव कुछ नहीं होता है,
देखो मैं डायग्राम से आपको बता देता हूँ। दो विपरीत आवेश होते हैं। मान लीजिए एक आवेश ये है, एक मिनट, एक आवेश ये है और एक ये है। ये मान लीजिए माइनस आवेश है, ऋण आवेश है, और एक ये प्लस क्यू आवेश है। तो दो आवेश हैं अलग अलग, विपरीत आवेश हैं, प्लस है एक माइनस है, ठीक है। और इन दोनों की आपस की ये दूरी है, वो है 2l। कितनी है? 2l, ठीक है। तो देखिए, विद्युत द्विध्रुव, जैसे आप देख पा रहे हैं इसकी डेफिनेशन में लिखा है कि जब दो विपरीत आवेशों को, ये हमने डायग्राम में लिख दिए हैं, दो विपरीत आवेश, इनको एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखा जाता है, रख दिया है हमने। अब इस प्रकार जो सिस्टम या निकाय हमको प्राप्त हुआ है उसी को विद्युत द्विध्रुव बोल रहे हैं। मतलब कि ये जो आपको देख पा रहे हो ये क्या है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव बोल रहे हैं। क्लियर है? अरे क्लियर है? चलिए। हाँ हाँ। अरे भाई, दो आवेश ले लेते हैं हम अपोजिट वाले, और उनको एक पर्टिकुलर दूरी पर रख देते हैं। अब उसी को बोल रहे हैं, उस सिस्टम को जो हमने बनाया है उसी को बोल रहे हैं, उस निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। क्लियर है? ये जो डायग्राम है ना, इसी को बोल रहे हैं विद्युत द्विध्रुव। जब हम ऐसा करते हैं कि दो आवेश लेते हैं विपरीत और उनको एक अल्प दूरी पर रख देते हैं तो उसी को बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। क्लियर? हाँ, तो अब इसी से समझ में आएगा आगे, आगे का भी है। अब आगे का भी आपको समझ में आएगा। अगला है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको हम पी से डिनोट करते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब आघूर्ण लग गया है तो इसको, इसमें देखिए इसमें क्या होता है बेटा, इसी डायग्राम से समझने की कोशिश करना। इसमें हम कुछ नहीं करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जैसे लिखा है डेफिनेशन में, आप देख पा रहे होंगे कि किसी, इसमें थोड़ा ये ठीक कर लेना, ये विद्युत, ये द्विध्रुव है। द्विध्रुव के किसी एक आवेश, तो द्विध्रुव जो हमारे पास था उसमें से कोई एक आवेश तथा उन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, मतलब उनके बीच की जो दूरी है, मतलब 2l, उसके गुणनफल मतलब गुणा को ही हम क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बोलते हैं। क्लियर? देखिए उस द्विध्रुव में से एक तो आप आवेश ले लीजिए, ठीक है, और गुणा कर दीजिए दोनों आवेशों की दूरी का, तो हमारे पास जो प्राप्त होगा उसको हम बोल रहे हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, या जिसको हम P से डिनोट कर रहे हैं। तो देखिए आप समझ पा रहे होंगे P का जो फार्मूला है, P का फार्मूला क्या बनेगा, Q इंटू 2l। Q मतलब क्यों, किसी एक आवेश के लिए हमने Q ले लिया है, हाँ, और इंटू 2l मतलब इंटू 2l लिया है, मतलब दोनों आवेशों की बीच की दूरी ले ली है और उनके बीच में गुणा कर दिया, मतलब गुणनफल हो गया, तो उसी को हमने क्या बोल दिया, P बोल दिया। मतलब वो P के इक्वल में होगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझ में आया? तो आपसे कोई पूछ ले विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो P बराबर Q इंटू 2l। क्लियर? हाँ, अब ये 2l बार बार कह रहे हैं, ये 2l को एक्चुअली में हम क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखना 2l का मतलब होता है द्विध्रुव की प्रभावकारी लंबाई। आप नोट भी कर सकते हो, द्विध्रुव की प्रभावकारी लंबाई बोलते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई P या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक बताइए M की S, तो आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से आसानी से। P बराबर Q इंटू 2l है, तो Q मतलब आवेश है, आवेश का M की S मात्रक क्या होता है, कूलम, है ना। और 2l मतलब दूरी है, दूरी का M की S मात्रक मीटर, तो कूलम इंटू मीटर M की S हो गया, है ना, P का मात्रक। और P का CGS मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम का स्टेट कूलम हो जाएगा और मीटर का सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये भी मेरे ख्याल से क्लियर होगा। चलें आगे। चलिए
आगे अगला टॉपिक है हमारा विद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसमें अच्छे से समझना आप। विद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता। अब ध्यान रखना, द्विध्रुव के कारण जो तीव्रता है वो दो स्थितियों में निकालेंगे हम। दो स्थितियों में होगी, एक अक्षीय स्थिति में, एक निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति मतलब कि अक्ष पर कोई बिंदु पर हम तीव्रता निकालेंगे, और निरक्षीय स्थिति मतलब कि अक्ष के अलावा जिस बिंदु पर हम तीव्रता निकालते हैं उसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। अब देखिए एक डायग्राम से आपको समझा देते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास द्विध्रुव है, ये -q, ये +q, ठीक है। और इनके बीच की दूरी कितनी है? 2l। ये इनका अक्ष है, इसको अक्ष बोल रहे हैं। अगर हम ऐसे में देखें तो ये अक्ष है, इधर भी और इधर भी। अब हमको अच्छे से पता है कि ये तीव्रता निकालनी है, तो जिस बिंदु पर तीव्रता निकालनी है, मान लीजिए इस अक्ष पर यहाँ पर कोई बिंदु है, इस बिंदु पर निकाल रहे हैं मान लीजिए, ठीक है। तो हमको अच्छे से पता है जिस बिंदु पर तीव्रता निकालते हैं उस पे एकांक धनावेश रखना पड़ता है, तो इस पे हमने रख दिया एकांक धनावेश, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप? और इस एकांक धनावेश की जो द्विध्रुव से जो दूरी है वो मान लीजिए ये दूरी है, और इस दूरी को हम बोल रहे हैं स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है? जिस बिंदु पर तीव्रता निकाल रहे हैं उस बिंदु की द्विध्रुव से दूरी। क्लियर है? भाई स्मॉल आर का मतलब क्या है? द्विध्रुव से जिस बिंदु पर तीव्रता निकाल रहे हैं उस बिंदु की दूरी है। और पी का मतलब क्या है? पी का मतलब क्या है? द्विध्रुव। क्या है? द्विध्रुव। तो अक्षीय स्थिति में तीव्रता का एक कॉमन फार्मूला होता है, आप इसको याद रख लेना। वो क्या होता है? वो ये होता है E बराबर 1/, ये 1/, है 1/4πε0 2πr अपॉन, नीचे है r² माइनस l² का होल स्क्वायर 2, ठीक है। इस पे भी ठीक कर लेना, ये इसकी घात भी 2 है बाहर, r² माइनस l² और इन दोनों का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या होता है, अब ये जो r है, अगर इसको मैं l के सापेक्ष, इसके सापेक्ष अगर इसको मैं ना के बराबर, मतलब r की जो दूरी है मान लो जी इस l से ज्यादा है, मतलब l की ये जो दूरी है ना इतनी, आप देख पा रहे हैं इतनी, ये जो दूरी है इससे ज्यादा दूरी है ये वाली। कहने का मतलब अगर मैं r को ज्यादा ले लूं, तो आप देख रहे हो ना r, ये वाला पॉइंट देखिए, यदि r जो है ज्यादा हो किससे? l से, तब हम क्या करते हैं उस स्थिति में जो l होता है इसको हम नगण्य मान लेते हैं, ना के बराबर मान लेते हैं, नगण्य मतलब लेते ही नहीं है कहने का मतलब। तो उस अगर जब ऐसी स्थिति बनेगी कि r का मान ज्यादा होगा स्मॉल r का l से, तब हम क्या करेंगे? l को काउंट नहीं करेंगे, इस फॉर्मूले में ही नहीं लेंगे। तो क्या बनेगा हमारे पास फॉर्मूला नया? तो वो कुछ ये बन जाएगा, ये आप देख पा रहे हैं, E बराबर 1/4πε0 2p/r का क्यूब। क्या आएगा? 2p/r का क्यूब। ये कैसे आया? देखिए 2pr था ऊपर, अपॉन क्या था? अब देखिए l को तो हमको लेना नहीं है, r को अकेला ले रहे हैं, तो r का स्क्वायर तो पहले से ही था, और एक और होल स्क्वायर, तो r की घात 4 हो जाएगी, ठीक है। तो ये इससे ये कट जाएगा, तो 3 बचेगा नीचे, r का क्यूब आ जाएगा। ये समझ में आया? वेरी गुड। आगे चलते हैं। अब आगे हम देखते हैं MKS पद्धति में तीव्रता। इस प्रकार तीव्रता का जो सूत्र होगा वो MKS में क्या होगा वो भी देख लेते हैं, वायु या निर्वात माध्यम भी देखेंगे दोनों। तो ये इस प्रकार तीव्रता का जो सूत्र होगा MKS में, और वायु या निर्वात में होगा EA। EA बराबर क्या होगा?
ई ए बराबर 1/4πε0 इंटू 2p/r का क्यूब। क्लियर? मतलब जो अभी निकाला था हमने वही रहेगा। ठीक है। और माध्यम में क्या होगा? माध्यम में कुछ नहीं है, माध्यम का पराबुद्धांक ऐड हो जाएगा, स्मॉल के और ऐड हो जाएगा, वही रहेगा। ई एम बराबर क्या हो जाएगा? 1/4πε0 इंटू 2p/स्मॉल के आर का क्यूब। क्लियर? और सीजीएस में आपको पता ही है क्या हो जाएगा, आगे का 1/4πε0 हट जाएगा, तो ई ए क्या आ जाएगा? 2p/r का क्यूब। हाँ, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2p/स्मॉल के का आर का क्यूब। तो उम्मीद करता हूँ ये अक्षीय स्थिति में तीव्रता समझ में आई। अब आगे हम देख लेते हैं निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। निरक्षीय स्थिति क्या होती है? मतलब कि जो द्विध्रुव है उसके अक्ष पर नहीं होना चाहिए बिंदु। हाँ, अक्ष से बाहर कहीं भी रहेगा, बिल्कुल। तो जैसे मान लीजिए मैं द्विध्रुव बना देता हूँ, ये मान लीजिए मैं, एक मिनट यहाँ बना देता हूँ, ये मान लीजिए मैं द्विध्रुव बना दिया, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। क्लियर? और इन दोनों के बीच की दूरी, ये दूरी लिख दी मैंने 2l। इन दोनों के बीच की दूरी हो गई। ठीक है। अब देखिए अक्ष पे अलावा यहाँ नहीं होना चाहिए, ये अक्ष है, इस पे नहीं होना चाहिए, तो इसके अलावा मान लीजिए हमको निकालनी है निरक्ष पे, तो मान लीजिए वो बिंदु यहाँ पर मान लो कहीं पर, यहाँ निकालनी है तीव्रता इस बिंदु पे, तो ये अक्ष पे तो नहीं है, तो जिस पे निकालेंगे उस पे एकांक धनावेश रखेंगे प्लस क्यू। ठीक है। तो अब क्या? अब देखिए यहाँ पर इसकी जो दूरी है यहाँ से, जिसको हम स्मॉल आर बोल रहे हैं, मतलब कि द्विध्रुव से जिस बिंदु पर तीव्रता निकालना है निरक्ष के, उस बिंदु की दूरी। तो अब क्या होगा? अब ये जो प्लस, आपको पता है प्लस आवेश, ये वाला प्लस है, ये प्लस है, तो ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा? प्लस प्लस क्या करेगा? समान आवेशों में हमेशा क्या होता है? प्रतिकर्षण। अरे भाई, प्रतिकर्षण ही तो होता है। तो ये जो वाला आवेश है प्लस क्यू आवेश, ये प्लस क्यू आवेश क्या करेगा? इस प्लस क्यू आवेश को दूर दूर धकेलेगा, कहने का मतलब। ये जो है इसको क्या करेगा? दूर करेगा। भाई यहाँ कहीं दूर धकेलेगा ना। और ये माइनस वाला क्या करेगा? इसको अपनी ओर खींचेगा, आकर्षित करेगा। अरे भाई ये आकर्षित करेगा क्योंकि अपोजिट है, विपरीत, विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। तो इसकी जो स्थिति बनेगी, ये उसकी जो डायरेक्शन बनेगी वो कहीं यहाँ आएगी, बीच में कहीं, यहाँ कहीं होगा ये वाला बिंदु जिस पर निकालनी है हमको तीव्रता, वो बीच में कहीं होगा। क्लियर? तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का एक कॉमन फार्मूला क्या होता है? वो होता है ई बराबर 1/4πε0 पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इन सबका होल रहेगा 3/2। इनकी घात क्या रहेगी? 3/2। ये आपको याद रखना। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? अब वही करेंगे। मान लीजिए अगर आर जो है, स्मॉल आर जो है, वो अगर ज्यादा हो एल से, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे? आर की तुलना में एल को हम क्या मान लेंगे? क्या मान लेंगे? नगण्य मान लेंगे, मतलब लेंगे ही नहीं। तो मान लीजिए अगर मैं एल को नहीं लेता हूं तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? ई बराबर 1/, बताएं जरा, 4πε0, और यहाँ क्या आ जाएगा? पी अपॉन आर का स्क्वायर था, और 3/2 भी है, तो 3/2 भी लिखेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा। अरे कट जाएगा का, तो पी अपॉन आर का क्यू आ जाएगा। कितना आ जाएगा? आर नहीं, पी अपॉन आर का क्यूब, ये आ जाएगा। देखो, देख पा रहे हैं आप? ई बराबर,
ये बराबर है, ठीक है। ई बराबर 1/4πε0 P अपॉन आर का क्यूब। अब इसी प्रकार हम देख लेते हैं एमकेएस पद्धति में भैया, ये कितना आएगा वायु या निर्वात में, आपको पता है ई बराबर 1/4πε0 2P अपॉन आर का क्यूब। माध्यम में के ओर जुड़ जाएगा, सीजीएस में क्या होगा, सीजीएस में क्या हो जाएगा भैया, आगे का हट जाएगा 1/4πε0। ये क्लियर है सब? हाँ ये सब क्लियर है। हाँ ये थोड़ा सा रॉन्ग है, ये 2P नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक कर लेना, ये P आएगा, ओनली P, 2P नहीं आएगा, ये वाला P है ना, P आएगा ना, इसको ठीक कर लेना, करेक्शन कर लेना, ठीक है बेटा। अब निष्कर्ष क्या निकला है, निष्कर्ष ये निकला, हम्म, तो बेटा निष्कर्ष क्या निकल के आया हमारे पास, निष्कर्ष ये निकल के आया कि जो अक्षीय स्थिति थी उसमें दो गुनी थी तीव्रता निरक्षीय स्थिति के कंपेरेटिवली। अगर आप देखोगे इस फार्मूले को कंपेयर करोगे मान लो, तो आप देख पाओगे उसमें 2P अपॉन आर क्यू था। हाँ तो इसका मतलब ये है कि ये वो दो गुना था, दो का गुणा हो रहा था ना, तो दो गुना था। तो ध्यान रखना अक्षीय स्थिति में तीव्रता दो गुनी होती है किसकी, निरक्षीय स्थिति में तीव्रता की। तो हमारे पास निष्कर्ष ये निकल के आया, तो ये हमने लिख सकते हैं इसको, अक्षीय स्थिति में तीव्रता बराबर दो गुणा निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। मतलब कि निरक्षीय स्थिति की तीव्रता का दो गुना होता है अक्षीय स्थिति में तीव्रता। समझ पा रहा है इस चीज को? अब भाई इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है, पता है क्या पूछ लेता है, अक्षीय स्थिति बताइए, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति की तीव्रता का अनुपात बताइए, बताओ कितना होगा। हाँ, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति की तीव्रता का अनुपात बताओ। 2/1 कितना होगा? अरे भाई ये नीचे गुणा आया तो डिवाइड में चला जाएगा ना, 2:1 होगा। नहीं बेटा, अगर वो ऐसा पूछता है कि निरक्षीय और अक्षीय का बताइए, तो क्या हो जाएगा? हाँ 1:2। वेरी गुड। तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या वो ऐसा भी पूछ सकता है कि निरक्षीय स्थिति में तीव्रता बताइए, तो निरक्षीय स्थिति में पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो अक्षीय स्थिति में तीव्रता अपॉन 2 हो जाएगा।